हमारा NaHCO3 का तुल्यांकी भार। NaHCO3 का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र भार बटे धनावेशों की संख्या। तो हम NaHCO3 का पहले हम कैलकुलेट करेंगे सूत्र भार माने अणुभार। तो अणुभार हम कैसे निकालेंगे? जानते हैं Na सोडियम का परमाणु भार होता है 23। अब लिखेंगे प्लस। हाइड्रोजन का परमाणु भार हमारा होता है 1 प्लस। कार्बन का हम जानते हैं कितना होता है 12 होता है प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 और ऑक्सीजन यहाँ, तो इसे हम देखिए 23 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 12 हो जाएगा प्लस 16 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बार है। इसे जब हम हल करेंगे आ जाएगा हमारे यहाँ पर 84। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र भार लिखेंगे 84 बटे धनावेशों की संख्या। धनावेशों की संख्या अगर हम देखें Na के ऊपर होता है प्लस और हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस। तो यहाँ पर प्लस प्लस माने +1 +1, यहाँ +2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि NaHCO3 को जब हम जल में घोलते हैं, तो हमारा क्या होता है Na प्लस फॉर्म के रूप में टूट जाता है प्लस यहाँ पर HCO3 माइनस Na प्लस के रूप में और HCO3 माइनस के रूप में टूटता है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माने Na सोडियम का प्लस और हाइड्रोजन का प्लस +++2 अर्थात धनावेशों संख्या यहाँ पर हम +2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सोडियम के धनावेशों की संख्या, क्योंकि HCO3 एक कंपाउंड एक यौगिक बनकर अणु बनकर माइनस के रूप में टूट जाता है और बचता है हमारा Na प्लस, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे +1, क्योंकि हमारा Na प्लस तथा HCO3 माइनस के रूप में टूटता है। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 84/1 बराबर, जब हम इससे भाग देंगे 1 से तो हमारा कितना आ जाएगा 84 ही आएगा। तो इस प्रकार NaHCO3 का तुल्यांकी भार आ गया 84। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमारा देखिए लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइज। इसका हमें निकालना है तुल्यांकी भार का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे सूत्र भार। तो सूत्र भार हमें कैसे निकाला जाता है? देखिए एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27 और एल्युमिनियम 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 इंटू 2 माने 2 प्लस। हम जानते हैं SO4, अभी मैंने शुरू में बताया था कि SO4 -2 जब मैंने बताया था आयन का तुल्यांकी भार, तो उसमें देखिए मैंने कैलकुलेट किया होगा कितना आया था। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पर कितना है 4, ऑक्सीजन 4 बार है तो इंटू कितना हो जाएगा 4, 32 16 चौका 64 हो जाता है। यहाँ 4 2 6 6 9 96 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 96 इंटू SO4 3 बार है तो 96 इंटू 3, ये हमारा हो गया 2 7 14, 2 दूनी 4 और हासिल कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, हासिल लगा 1 3 9 27 और 1 कितना हो गया 28। अब इसे जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 8 5 13, हासिल कितना हो जाएगा 14 और हासिल 1 अभी है तो 2 कितना हो जाएगा 1 हासिल 1 3, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 342। ये हमारा है सूत्र भार। कैसे सूत्र भार कैलकुलेट किया जाता है? सूत्र भार को हम ही कहते हैं अणुभार। अणुभार का मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो अणुभार उस वीडियो का नाम है बेसिक केमिस्ट्री, आप जाकर उसे देख लीजिए। तो हमारा हो जाएगा 342 बटे। अब हम जानते हैं एल्युमिनियम के ऊपर होता है +3, एल्युमिनियम के ऊपर होता है +3। तो एल्युमिनियम हमारे यहाँ पर कितना है 2 ठो, जब 2 ठो है तो 1 पर हो जाएगा +3 और फिर एल्युमिनियम 1 पर कितना हो जाएगा +3, तो +3 मिलकर कितना हो जाएगा +6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, बस हम उसका वैल्यू लिखते हैं
प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं लिखते हैं। अब इसे आप भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा भाग देने पर, देखिए 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 और 6 सते 42। तो आ गया Al2SO4 का होल थ्राइस का तुल्यांकी भार 57। तो इस प्रकार हम लवण का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करते हैं। लवण का तुल्यांकी भार के लिए हमारा फार्मूला होता है सूत्र भार बटे धनावेशों की संख्या। जैसे NaCl का तुल्यांकी भार मैंने बताया कितना आया 58.5, Na2SO4 का तुल्यांकी भार इसी प्रकार आपको निकाल लेना है। आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए हमारा चौथा नंबर क्या है, अम्ल का तुल्यांकी भार। मैंने बता दिया तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है और लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। अब हम आपको बताएंगे अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अम्ल के लिए फार्मूला होता है हमारा तुल्यांकी भार को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास बटे, यहाँ पर होता है बेसिसिटी। हम कहते हैं तुल्यांकी भार बराबर मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं अणु भार और बेसिसिटी को हम कहते हैं क्षारीयता कहते हैं। आप इसे लिख लेना, या हम इसे लिखते इसे हिंदी में हम लिख देते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं अणु भार बटे बेसिसिटी को हम कहते हैं क्षारीयता। लेकिन मैं इसे आपको समझने के लिए एक आसान शब्दों में लिख देता हूँ कि मुक्त H प्लस की संख्या एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ आएगा। जैसे HCl, हम जानते हैं HCl हमारा एक अम्ल है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र में क्या लिखा है कि अणु भार। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCl का अणु भार। तो कैसे निकाला जाता है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब फिर जब जोड़ देंगे आ जाएगा हमारे यहाँ पर 36.5। तो यहाँ पर हो गया अणु भार 36.5 बटे, यहाँ पर लिखा है मुक्त H प्लस की संख्या। मुक्त अर्थात देखिए जब हम HCl को जल में घोलते हैं तुम्हारा क्या होता है H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटता है। तुम्हारे यहाँ पर H प्लस हमारा मुक्त हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर कितना टूटा है H प्लस अर्थात 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। मुक्त H प्लस की संख्या H प्लस 1 है तो हम 1 लिखेंगे। जब 36.5 में 1 का हम भाग देंगे तो यही आएगा 36.5। मुक्त H प्लस की संख्या को ही हम कहते हैं बेसिसिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षारीयता। जैसे एग्जाम्पल देखिए H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र हमारा क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपान बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 बार है तो लिखेंगे 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, 32 लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 16 × 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस 16 चौका 64। हमारा कितना हो गया यहाँ पर जोड़ने पर 98 आ जाएगा। देखिए हमारा आ गया H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार हमारा कितना आया अभी कैलकुलेट मैंने किया 98 बटे मुक्त H प्लस की संख्या।
जिस इसमें हाइड्रोजन एक था, एक लिखे, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें 2 लिखे, क्योंकि जब H2SO4 को हम जल में घोलेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2H+, H प्लस संख्या कितना आ जाएगा 2। इसे हल कर लीजिए, कितना हो कट जाएगा, 2 चौक 8, तो 2 9 18। तुम्हारा आ गया H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया 49। जैसे और देखिए आगे, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि H3PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले अणु भार। तो अणु भार देखिए निकालेंगे हम, कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3 बार है, वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, अर्थात कितना हो जाएगा 3 प्लस फास्फोरस कितना होता है 31 होता है, और ऑक्सीजन का 16 × 4, 16 चौका 64, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 4 3 7 7 1 8 6 3 9, 98 आएगा। तो हो गया 98 बटी, यहाँ पर मुक्त H प्लस संख्या कितना है 3, देखिए हाइड्रोजन 3 बार है तो बटे लिखेंगे 3। अब से भाग दे दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ऐसे भाग देंगे, देखिए 98 में 3 का भाग देना है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 8, 3 दूनी 6, 8 में 6 के 2.0, पीछा का 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32.6, ऐसे समथिंग पूछा जाएगा। तुम्हारा हो गया, इसे आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो हो जाएगा H3PO4 का तुल्यांकी भार बराबर 32.6। ऐसे जैसे आपको और पूछा जाए कि H2PO जैसे देखिए यहाँ पर 3 रहे, H3PO3, अगर इसका पूछा जाए H3PO3 का तुल्यांकी भार का तुल्यांकी भार बराबर, तो H3PO3 का सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अणु भार। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा हाइड्रोजन का, फास्फोरस का कितना होता है 31, और ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 8 1 9 और 9 3 12, हाथ से लगाएगा 4 3 7 8, कितना हो गया यहाँ पर हमारा 82, कितना हो गया 82 बटे। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुक्त H प्लस की संख्या, यहाँ पर कितना था, एक हाइड्रोजन था, एक लिखा, 2 हाइड्रोजन तो मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 3 था तो 3 लिखा, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ 3 नहीं लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों होगा, तो इसे आपको ऐसे समझना होगा। देखिए ये हमारे जो दिख रहे हैं 1 2 3, ये सब हमारे ऑक्सी एसिड हैं, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का अर्थ होता है कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो तो उसमें क्या होता है, बेसिसिटी ऐसे निकाली जाती है। जैसे देखिए H3PO4, देखिए यहाँ पर H3PO4 का अगर हम बनाएं यहाँ पर संरचना सूत्र तो कुछ इस प्रकार बनता है, फास्फोरस से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है डायरेक्ट। अब हमारे कितने हुए ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं भाई, तो 1 ऑक्सीजन 2 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन है, तो यहीं पर इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो H3PO4 का संरचना सूत्र ऐसे होता है। तो इसमें बेसिसिटी कैसे निकाली जाती है, देखिए बेसिसिटी हम ऐसे निकालते हैं, बेसिसिटी ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ये हाइड्रोजन देखें तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा है, और ये हाइड्रोजन देखें तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा है, और ये भी, तो कितना हो गया 1 2 3,
हमारा बेसिसिटी कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। लिखा है यहाँ पर मुक्त H प्लस संख्या। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अर्थात अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगता है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो यह इस पर प्लस आ जाता है और इस पर नेगेटिव, तो ये H प्लस क्या होता है, मुक्त हो जाता है। अर्थात बेसिसिटी हम ऐसे निकालते हैं, ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हो, यह भी जुड़ा है हाइड्रोजन, यह भी ऑक्सीजन जुड़ा है, यह भी जुड़ा है। तो यह H3PO4 में बेसिसिटी कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम देखिए ये H3PO3, देखिए मैं इसका बना रहा हूँ संरचना इसका कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए ये तो मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर H3PO3, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु हमारा है फास्फोरस। फास्फोरस से हम पहले एक ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन 3 है, तो H, इससे भी H और इससे भी H। ये हमारा है H3PO3 का संरचना सूत्र। अगर हम इसमें देखिए हाइड्रोजन, मैंने बताया कि बेसिसिटी क्या होती है कि ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हो ऑक्सी एसिड में, तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो बेसिसिटी इसका कितना हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा कितना, 1 2, इसे हम छोड़ देंगे। हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा 2 बराबर 2 चौक 8 और 2 1 का 2। अर्थात बेसिसिटी का अर्थ होता है जैसे अगर हम इसे जल में घोलेंगे। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि H3PO3 को जब हम जल में घोलेंगे तो ऐसे टूटेगा कि 2H प्लस, ये 2 हाइड्रोजन मुक्त हो जाएंगे, प्लस क्या यहाँ पर बच रहा है हमारा HPO3 -2, ये हमारा ऐसे टूटता है। तो देखिए मुक्त कितना हुआ, हाइड्रोजन 2 हुआ ना, तो बटे हम 2 लिखेंगे, ये 3 नहीं लिखेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे H3PO2 का तुल्यांकी भार, बराबर, इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 3 प्लस इसका क्या हो जाएगा 31 और 16 दूना 32। देखिए लिख दे रहा हूँ मैं, इसका 3 होता है, इसका फास्फोरस का 31 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, जोड़ दीजिए कितना जाएगा 3 2 5 1 6 3 3 6 66 बटे। अब इसका बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, ये भी हमारा ऑक्सी एसिड है, तो इसका हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र। देखिए H3PO2 का संरचना सूत्र ऐसे बनता है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, आप समझ आ जाएगा 1 2 बार। ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो जाएगा और ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए, देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो 2 ऑक्सीजन के स्थान पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ये क्या है, H3PO2 का संरचना सूत्र। तो अगर हम देखें यहाँ पर, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसे हम बेसिसिटी कहते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन है जो जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो इसका बेसिसिटी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बेसिसिटी इक्वल 1।
बराबर 1 हो जाएगा। तो बटे हम 1 लिखेंगे और 1 का भाग में कितना आ जाएगा 4। तो अम्ल का तुल्यांकी भार को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप इसे 1-2 बार समझ लेंगे, आपको आ जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए 5वां नंबर है हमारा क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार के लिए हमारा सूत्र होता है E = तुल्यांकी भार बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास बटे होता है यहाँ पर एसिडिटी। एसिडिटी को हम कहते हैं अम्लीयता। तो मैं इसे हिंदी में लिख दे रहा हूँ। देखिए मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं अणुभार बटे एसिडिटी को हम कहते हैं अम्लीयता। लेकिन मैं इसे आपको समझने के लिए आसान शब्दों में लिख दे रहा हूँ कि OH- की संख्या देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्षार हमारा क्या है NaOH। अगर हम देखें तो हमारे एक क्षार है, तो NaOH का हम निकालेंगे तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या होता है अणुभार बटे OH- की संख्या। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे अणुभार। तो अणुभार आप इसका कैलकुलेट जब कर लेंगे आ जाएगा हमारा कितना 40। और OH- संख्या, अगर हम OH- ये हमारा अगर टूटेगा तो Na प्लस और OH- ग्रुप में, तो OH- कितना है इस पर, कितना है इस कंपाउंड में 1, तो बटे हो जाएगा 1। तो 40 में 1 से भाग देंगे हो जाएगा 40। ऐसे अगर हम देखें CaOH का होल ट्वाइस, यह भी हमारा क्या है एक क्षार है का तुल्यांकी भार इक्वल टू CaOH के होल ट्वाइस का हम निकाल रहे हैं तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास बटे एसिडिटी। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 74 बटे OH की संख्या कितना है यहाँ पर है 2, ट्वाइस दिख रहा है तो 2 लिखा जाएगा। काट दीजिए आप, कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 14। आप सोच रहे होंगे इस तरह ये कहाँ से आ गया मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, आप लिखेंगे प्लस। ऑक्सीजन, अगर हम देखिए OH ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 और ट्वाइस लगा है तो 16 दूना 32 प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ट्वाइस है, ये पूरे के लिए है तो कितना हो जाए 1 होता है तो 2 1 का 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 3 7 74 आ गया। तो इसे कैलकुलेट किया जाता है मॉलिक्यूलर मास। और जैसे देख लीजिए क्षार में जिसे AlOH का होल थ्राइस का तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा अणुभार। तो अणुभार से आप कैलकुलेट जब कर लेंगे आ जाएगा हमारा यहाँ पर 78 बटे OH की संख्या कितना है यहाँ पर 3, तो बटे 3 हो जाएगा। आप इसे भाग दे दीजिए 3 दूनी 6 और 3 6 18। तो इस प्रकार निकाला जाता है क्षार का तुल्यांकी भार। तो मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया तत्व का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार और अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार। कुल मैंने यहाँ पर 5 तरह के कंपाउंड का तुल्यांकी भार निकालना आपको सिखाया है। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।